नमस्कार। बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स में सेकंड पेपर में वेव एंड ऑसिलेशंस के अंतर्गत हम यूनिट 1 में कपल्ड ऑसिलेटर का अध्ययन प्रारंभ किए थे और हमने उसमें देखा था कि जब हम दो ऑसिलेटर को कपल्ड कर देते हैं तो कपलिंग के कारण दोनों ऑसिलेटर एक दूसरे से स्वतंत्र होकर के गति नहीं कर पाते, उनके स्वतंत्र दोलन नहीं हो पाते। तत्पश्चात हमने नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन को समझा और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया था। आपको ध्यान होगा जब हमने फर्स्ट नॉर्मल मोड लिया था, फर्स्ट नॉर्मल मोड के अंतर्गत दोनों दोलकों को साम स्थिति से एक ही दिशा में विस्थापित किया, अर्थात दोनों की सेम फेज में थे दोनों ऑसिलेटर। तब हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली थी और आपको ध्यान आ गया होगा उस फ्रीक्वेंसी का मान था ω1 = √g/L। जबकि सेकंड नॉर्मल मोड में हमने दोनों ऑसिलेटर को विपरीत कला में रखा था, अर्थात x1 = -x2 और फिर उससे फ्रीक्वेंसी का जो मान निकल के आया था ω2 = √ω02 + 2ωc²। अब हम दो ऑसिलेटर के स्थान पर n कपल्ड ऑसिलेटर का अध्ययन कर रहे हैं। आप देखिएगा, इस चित्र पर विचार कीजिए। मैंने इस डायग्राम में कोई एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है जिसका कि द्रव्यमान नगण्य है और उसमें समान द्रव्यमान के n कण हैं जो समान दूरी a पर स्थित है। डोरी के जो दोनों सिरे हैं वो x = 0 से x = L पर स्थित किया गया है, जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया है। कणों की जो संख्या ली गई है वो 1 से n तक ली गई है, इसलिए x = 0 से क्रमशः a 2a 3a na तक उनके मध्य में नियत दूरी होगी। हम देख रहे हैं कि इस डोरी पर एक टेंशन फोर्स कार्य करता है जिसका मान लगभग हम कांस्टेंट सभी बिंदुओं पर मान सकते हैं। अब यदि इस डोरी के लंबवत दिशा में इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तो टेंशन में जो वृद्धि होगी वो लगभग नगण्य होगी, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स होने के कारण कणों के कंपन में गति होती है। हम कणों में जो विस्थापन है उसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं। मैंने इस डायग्राम में pth कण और उसके निकटवर्ती कण p-1 और p+1 पर विचार किया है और इनके संगत जो विस्थापन है वह है yp/p-1 और yp+1 है। आप डायग्राम से देखिए, p कण पर डोरी के अनुदिश pth कण पर हम देख रहे हैं जहाँ पर कि विस्थापन yp है, तो डोरी के अनुदिश x दिशा में जो परिणामी बल होगा वह 0 होगा, क्योंकि परिणामी बल के लिए जो हम कंपोनेंट ले रहे हैं वो कंपोनेंट डायग्राम से देखिए किस प्रकार से आएंगे। t cos αp - t cos of αp-1 हम जान रहे हैं, जैसा अभी बताया था कि cos of αp और cos of αp-1 लगभग बराबर है, बहुत कम है, अल्प है, और इस कारण से उनके बहुत स्मॉल होने के कारण इन दोनों के मान 1 हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप डोरी के अनुदिश दिशा में जो बल परिणामी बल का मान होगा वह 0 होगा। परंतु आप डायग्राम से देख सकते हैं कि अगर
इस कण पर बाई दिशा में परिणामी बल लिया जाए, pth कण की बात कर रहे हैं, तो परिणामी बल शून्य नहीं होगा, बल्कि परिणामी बल का मान आएगा -t साइन अल्फा पी माइनस वन प्लस टी ऑफ साइन अल्फा पी। हम ये जो एक्सप्रेशन लिखी गई है परिणामी बल की, ये किस दिशा में लिखी गई है? बाई दिशा में लिखी गई है और बिंदु pth कण पर लिखी गई है। इसके कारण हम देख सकते हैं कि परिणामी बल का जो समीकरण है वह है एफ पी इज इक्वल्स टू माइनस टी साइन अल्फा पी माइनस वन प्लस टी साइन अल्फा पी हो गया है, जिसको कि मैंने इक्वेशन नंबर 1 से मार्क किया है। ओके, अब आप डायग्राम से देखिए, अगर हम टेन अल्फा पी का मान लिखें तो चूँकि कॉस अल्फा पी टेन साइन अल्फा पी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा पी बाई कॉस अल्फा पी स्मॉल होने के कारण कॉस जीरो इस वन हो जाएगा। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा पी इज इक्वल्स टू साइन अल्फा पी और टेन अल्फा पी माइनस वन इज इक्वल्स टू साइन अल्फा पी माइनस वन। हम टेंजेंट अल्फा पी और टेन अल्फा पी माइनस वन के मान इस डायग्राम से निकाल सकते हैं। टेन अल्फा पी का मान निकल के आएगा बाई पी माइनस, डायग्राम को देखिए, इससे जो मान निकल के आएगा टेन अल्फा पी इज इक्वल्स टू बाई पी प्लस वन माइनस बाई पी अपॉन ए, जबकि टेन अल्फा पी माइनस वन का मान आ गया बाई पी माइनस वन अपॉन ए। इन दोनों मानों को जो बाई दिशा में परिणामी बल आया है उस समीकरण में रख सकते हैं। अतः एफ पी हो गया माइनस टी टेन अल्फा पी माइनस वन प्लस टी टेंजेंट ऑफ अल्फा पी, और इस परिणामी बल की समीकरण में टेन अल्फा पी माइनस वन टेन अल्फा पी दोनों के मान सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और जब दोनों के मान जिस प्रकार से डायग्राम से निकाले हैं तो हमें परिणामी बल की समीकरण जो प्राप्त हो रही है वह परिणामी बल की समीकरण प्राप्त हो रही है टी अपॉन ए बाई पी प्लस वन प्लस बाई पी माइनस वन माइनस टू बाई पी। तो परिणामी बल की जो समीकरण हमें प्राप्त हो गई है वो डायग्राम की मदद से इस प्रकार की प्राप्त हो गई है। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ से उपयोग करते हुए pth कण पर गति का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो गति का समीकरण प्राप्त होगा, ये परिणामी बल की समीकरण प्राप्त हो गई है, तो यह समीकरण एम ए के इक्वल होना चाहिए, और एम ए के इक्वल होने पर जो गति की समीकरण हमें प्राप्त हो रही है वह है डी टू बाई पी अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी बाई एम ए बाई पी प्लस वन प्लस बाई पी माइनस वन माइनस ऑफ टू बाई पी, जिसको कि मैंने इक्वेशन नंबर 2 से मार्क किया है। यह जो समीकरण निकल के आई है यह समीकरण पी कण की गति का समीकरण है, और इस प्रकार से हम इस समीकरण 2 के आधार पर अनेक कण की गति का समीकरण लिख सकते हैं। हम जिन कणों पर विचार कर रहे हैं वह कण की संख्या 1 से n तक है, अतः हमें n समीकरणों का सेट प्राप्त होगा। और ध्यान रहे कि डोरी की जो स्थिति है x बराबर 0 और x बराबर l पर विस्थापन का जो मान है वो 0 बनेगा, इसलिए बाई 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड बाई n प्लस 1 इज आल्सो 0। यह जो समीकरण नंबर 3 बनी है, 3 हमें बाउंड्री कंडीशन के रूप में कार्य करेगी। अब हम इस गति की समीकरण से नॉर्मल मोड के मान निकाल सकते हैं। चूँकि सामान्य विधा में नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में सभी कण एक ही आवृत्ति से कंपन करते हैं, परिणाम स्वरूप हम pth कण का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं बाई पी इज इक्वल्स टू ए पी कॉस ओमेगा टी, और इस समीकरण के आधार पर हम बाई पी माइनस वन बाई पी प्लस वन दोनों के समीकरण को भी लिख सकते हैं। जो इसमें पहला पद आ रहा है ए पी अथवा ए पी माइनस वन अथवा ए पी प्लस वन, यह उसके आयाम को व्यक्त करता है, जबकि ओमेगा उसकी कोणीय आवृत्ति को व्यक्त करता है। तो जिस प्रकार से हमने इस डिस्प्लेसमेंट बाई पी माइनस वन बाई पी प्लस वन को परिभाषित किया है, इन मानों को हम समीकरण 2 में जो गति की समीकरण है उसमें
प्रतिस्थापित कर सकते हैं और देखिएगा जब हम इन मानों को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो हमें किस प्रकार से समीकरण 4 जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वह प्राप्त हो गई है। इन मानों को रखने पर हमें जो समीकरण 4 प्राप्त हो गई है वह समीकरण है ए पी प्लस वन प्लस ए पी माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर बाई टी ऑफ ए बी। यह समीकरण 4 इस सब्स्टिट्यूशन से प्राप्त हो गई है और इसमें जो पी का मान है वो 1 2 3 से लेकर एन तक है और जो सीमांत प्रतिबंध होंगे वह सीमांत प्रतिबंध जो समीकरण 3 में अभी हमने डिफाइन किए थे ए 0 0 होगा, ए एन प्लस 1 भी 0 होगा। तो समीकरण 4 अब एक हमारी फंडामेंटल इक्वेशन हमने प्राप्त कर ली है और इस फंडामेंटल इक्वेशन समीकरण 4 से हम एन समीकरणों का एक सेट प्राप्त करेंगे और सेट प्राप्त करने पर हमें पॉसिबल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी निश्चित रूप से प्राप्त हो सकेगी। हम जानते हैं कि जब हम दो दोलकों के कपल्ड ऑसिलेटर पर विचार करते हैं तो केवल 2 कंपन विधाएं होती हैं। अतः हम ये मान सकते हैं कि जब हम एन कपल्ड ऑसिलेटर पर बात करेंगे तो निश्चित रूप से एन समीकरणों का हमको सेट मिलेगा और इस प्रकार से एन ओमेगा स्क्वायर के एन विभिन्न मान प्राप्त होंगे और हम एक समान विधा की कंपन आवृत्ति के मान को ज्ञात कर सकेंगे। समीकरण 4 से मान लीजिए हम एक एक कण के लिए आगे बढ़ते हैं तो यदि n का मान 1 है, यदि n का मान 1 है अर्थात हम सिंगल ऑसिलेटर पर बात करें अथवा हम n बराबर 2 डबल कपल्ड ऑसिलेटर पर बात करें तो निश्चित रूप से हम दोनों के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। मान लीजिए केस मैंने पहला लिया, इस केस के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं n बराबर 1, यानी हम सिंगल ऑसिलेटर पर बात कर रहे हैं। यदि हम सिंगल ऑसिलेटर पर बात कर रहे हैं तो n बराबर 1 है, p बराबर 1 होगा अर्थात 2a लंबाई में डोरी के मध्य में केवल एक कण m द्रव्यमान का जुड़ा होगा और इस n बराबर 1 p बराबर 1 रख करके समीकरण 4 से हम ये देखिएगा समीकरण 4 हमारी ये है ए पी प्लस 1 प्लस ए पी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर बाई टी ऑफ ए पी। ये समीकरण 4 है। इस समीकरण में हम n बराबर 1 p बराबर 1 रख करके जो रिलेशन प्राप्त करते हैं वो रिलेशन आते हैं a2 प्लस a0 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर बाई टी ऑफ a1 और जो सीमांत प्रतिबंध होंगे वो a0 और a2 दोनों 0 के बराबर होंगे अर्थात जो रिलेशन हमें मिलेगा वह रिलेशन मिल रहा है 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी a1 और इससे हम ओमेगा स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं जो 2t बाई एम ए आया है अर्थात सिंगल ऑसिलेटर की केवल एक ही संभावित कंपन आवृत्ति होती है जिसको कि मैंने डायग्राम में इस प्रकार से दर्शाया है। अब हम केस सेकंड पर विचार कर सकते हैं। केस सेकंड का अर्थ है हम 2 कपल्ड ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं। जब हम 2 कपल्ड ऑसिलेटर की बात करेंगे तो n बराबर 2 हो गया, p का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और उसके कारण डोरी की जो लंबाई होगी वह 3a हो गई है। p बराबर 1 p बराबर 2 जब इस मान का प्रयोग करें तो समीकरण 4 चूँकि हमारी फंडामेंटल इक्वेशन है इससे हमें फिर गति की समीकरण निकलेगी। समीकरण 4 है ए पी प्लस 1 प्लस ऑफ ए पी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर बाई टी ऑफ ए पी। इसमें हम n और p के डिफरेंट मान दे सकते हैं और डिफरेंट मान से हमें कपल्ड ऑसिलेटर के लिए जो इक्वेशन निकल के आ रही हैं वो आप देखिएगा किस प्रकार से निकल के आ रही हैं। a2 प्लस a0 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर बाई टी ऑफ a1 और दूसरी समीकरण निकल के आ रही है a3 प्लस a1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर बाई टी ऑफ a2। सीमांत प्रतिबंध से, सीमांत प्रतिबंध मतलब बाउंड्री कंडीशंस बनेगी a0 और a3 दोनों के मान 0 होने चाहिए। इसलिए सीमांत प्रतिबंध का जब हम प्रयोग करेंगे तो ये समीकरण इस रूप में परिवर्तित हो जाती है जिसको कि मैंने 5 और 6
के रूप में लिखा है। समीकरण 5 और 6 से हमें दो समीकरण 5a और 6a किस प्रकार की मिल रही है। a2/a1 इज इक्वल टू 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर बाई टी एंड इक्वेशन 6 गिव्स इक्वेशन 6a a1/a2 इज इक्वल टू 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर बाई टी। हम दोनों इक्वेशन 5a और 6a का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें इक्वेशन इस प्रकार की प्राप्त हो रही है 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर बाई टी इज इक्वस टू 1। इसका अर्थ है, देखिए ज़रा, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन से 1 हो गया। इसको हम स्क्वायर को सॉल्व करें तो इसका अर्थ है यह है राइट हैंड साइड +1 -1 हो सकती है। पहले केस में विचार करें, जब +1 है तो +1 हम जब ले रहे हैं तो इससे हमें ओमेगा स्क्वायर का मान निकल के आ रहा है t/ma और यह फर्स्ट नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई है ओमेगा इज इक्वल्स टू ω1 स्क्वायर रूट ऑफ t/ma। यदि हम राइट हैंड साइड को -1 लेते हैं 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर बाई टी इज इक्वल्स टू -1, तो इससे हमें जो सेकंड फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई है वह मान निकल के आया है 3t/ma। इसको मैंने ω2 से दिखाया है। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि कपल्ड ऑसिलेटर के केस में दो सामान्य कंपन विधाएं प्राप्त हो रही हैं जिनकी आवृत्ति स्क्वायर रूट ऑफ t/ma तथा स्क्वायर रूट ऑफ 3t/ma प्राप्त हो रही हैं। और प्रथम नॉर्मल मोड में a2/a1 इज इक्वल्स टू 1 है, अर्थात दोनों ऑसिलेटर दोनों कण एक ही कला में कंपन कर रहे हैं। जबकि द्वितीय केस में, जिसमें कि हमने द्वितीय केस में हम देख रहे हैं a2/a1 इज इक्वल्स टू -1 है। इसका अर्थ हुआ कि दोनों जो कण हैं विपरीत कला में कंपन कर रहे हैं और दोनों इस बात को समान कला में कंपन करना, विपरीत कला में कंपन करना को मैंने इस चित्र में इस प्रकार से दिखाया है। और इन दोनों स्थिति में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ रही है उसका मान है ω1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ t/ma, जबकि सेकंड मोड में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसका मान है स्क्वायर रूट ऑफ 3t/ma। तो जिस प्रकार से हमने केस लिया सिंगल ऑसिलेटर का, कपल्ड ऑसिलेटर का, अब हम इस विश्लेषण को किसी n कणों के आधार पर इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। अतः यह कार्य अब हम कल करेंगे। धन्यवाद।